दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर राहुल गांधी को लेकर है कि वो बार बार वियतनाम क्यों जाते हैं। ऐसा क्या है कि वो बार बार वहां जा रहे हैं, और इस बात की बेचैनी किसी और को नहीं, बीजेपी को ज्यादा है। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर बीजेपी बहुत ज्यादा उत्सुक है। जब भी राजनीति की बात होती है तो हर कदम, हर यात्रा और हर बयान, इन सब में कुछ राज छिपे होते हैं। एक समय की बात है, हमारे देश की राजनीति में राहुल गांधी का नाम एक ऐसे नेता के तौर पर था जो अक्सर विदेश की यात्राओं पर ही रहते थे, खासकर वियतनाम की। और उनके बढ़ते कदमों ने लोगों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या कभी आपने सोचा कि राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर बार बार क्यों जाते हैं? क्या इसमें कोई गहरी राजनीतिक चाल है, या फिर इसमें कोई और नई दिशा में कदम बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं? हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा करना ये ऐसा लगता है जैसे कि बीजेपी के कुछ खास मुद्दों को हवा देना है जिसको वो चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी के खुद के कई नेता हैं जो अक्सर विदेशी यात्रा पर रहते हैं। कई तो सरकारी यात्रा के साथ में अपने दौरों के दिनों को बढ़ा देते हैं। कई की ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनके बच्चे जो हैं सालों साल वहीं पढ़ते हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने भी कई बार कहा। जब भी विपक्ष पर ये सवाल उठाया बीजेपी ने कि ये तो विदेशी यात्राओं पर रहते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या कोई और नेता, तो विपक्ष का ये कहना है कि आप, जैसे कि अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि आप अपने बच्चों को वापस बुला लीजिए, हम भी अपने बच्चों को वापस बुला लेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि वियतनाम में क्या है? हमारी देश की में राजनीति सिर्फ देश के अंदर नहीं होती है, बल्कि देश विदेश भी एक ऐसा मंच है जहां राजनेता अपनी छाप छोड़ते हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो चर्चाओं में आ जाते हैं, लेकिन जब बात वियतनाम की आती है तो सबकी नजरें कुछ और ही तरह से उसे देखने लगती हैं। सोचिए, एक नेता बार बार एक ही देश का दौरा कर रहा है, क्या ये सिर्फ दोस्ती बढ़ाने का इरादा है या फिर इसमें कुछ और भी है? इस कहानी में कोई अलग मोड़ भी है क्या? वियतनाम एक ऐसा देश है दरअसल जिसे लेकर इतिहास में भी कई कहानियां लिखी गई हैं। ये देश अपने व्यापारिक रिश्तों, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुरक्षा सहयोग के लिए जाना जाता है। राहुल गांधी ने भी वियतनाम की इस अनूठी दुनिया में कदम रखा। उनके दौरों में न केवल वियतनाम के राजनेताओं से मुलाकात, बल्कि वहां के व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंधों को भी उन्होंने समझने की काफी कोशिश की है। राहुल गांधी का वियतनाम बार बार जाना कुछ ज्यादा ही उत्सुकता बढ़ाता है। ये सवाल उठता है कि ये सिर्फ एक दोस्ताना संबंध है या फिर इसमें कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है। जब भी कोई विदेश जाता है नेता, तो उसके पीछे मकसद जो है वो एक बड़ी चर्चा का इस तरह से शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये यात्राएं भारत वियतनाम संबंधों को मजबूत करने के लिए, जैसे व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंधों में नई जान फूंकने वाली बात है। सोचिए, जब आप बार बार एक ही जगह जाते हैं तो लोग पूछने लगते हैं, भाई इतनी बार क्यों जा रहे हो? यही सवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के मन में भी अब गूंजने लगा है, इसलिए वो बार बार अब वियतनाम की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये यात्राएं सिर्फ विकास के लिए होती तो इनके पीछे कोई ठोस योजना होती, पर ऐसा उन्हें नहीं दिख रहा है, तो ऐसी उत्सुकता उनके दिल में लगातार बढ़ती जा रही। अब आते हैं बीजेपी की बात पर। हमारे राजनीतिक मंच पर बीजेपी के नेता राहुल गांधी की यात्राओं को इस वक्त टारगेट बनाने में लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं इस वक्त केंद्र में राहुल गांधी, और उनके हर यात्रा पर, उनके हर हाव भाव पर, उनके हर शब्दों पर बीजेपी किसी भी तरह से एक बड़ा शगुफा तैयार करना चाहती है। एक ऐसा शगुफा जिसे कि अभेद किया जा सके, मतलब कि उसे भेदा ना जा सके और चुनाव में उसे इस्तेमाल किया जा सके, ऐसा एक कोई अभेद बाण बनाना चाहती है। उनका कहना है कि यदि विदेश यात्रा का उद्देश्य केवल विकास या संबंध सुधार होता तो ये साफ दिख जाता, लेकिन ऐसा क्या है कि बार बार वो वहां जा रहे हैं? क्या सिर्फ राहुल गांधी विदेश के कई बराबर दौरे कर रहे हैं, या कोई और भी नेता हैं जो कि कई बार कई जगहों पर गए हैं? आइए आपको उसके बारे में भी एक नजर दिखा देते हैं। आइए आपको बताते हैं बीजेपी के कुछ नेता जिन्होंने लगातार एक ही देश का कई बार दौरा किया है, अपनी विदेश नीति और विकास के एजेंडे को मजबूत करने की बात की है। इन नेताओं की यात्रा से हमें समझने में मदद मिलेगी कि कैसे विदेश भ्रमण न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव का हिस्सा होता है, बल्कि विदेश नीति, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा रणनीतियों का भी एक बड़ा अहम हिस्सा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कई
देशों का दौरा किया है, लेकिन उनकी जापान और इजराइल की यात्राएं ज्यादातर चर्चा में रही है। जापान की तकनीकी प्रगति और इजराइल के स्टार्टअप माहौल से वो काफी प्रभावित हुए, जिसे बाद में भारत की नीतियों में उन्होंने शामिल करने का प्रयास भी किया। इजराइल को लेकर तो चर्चाएं अक्सर ये रही कि बार बार उनका इजराइल विजिट इसलिए रहा क्योंकि इजराइल इस बात के लिए जाना जाता है कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, एआई में, खास तौर से स्पाई में, यानी कि जासूसी वाले उपकरणों में इजराइल जो है उसे महारत हासिल है। इस वजह से नरेंद्र मोदी जी को इजराइल काफी पसंद है और उनकी खुद की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इजराइल के भी काफी योगदान रहा है। अमित शाह जी की अगर बात करें तो इन्होंने भी कई बार अमेरिका का दौरा किया है। वो राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी माहौल का अध्ययन करके उन्हें अपने अनुभवों से सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीतियों को नई दिशा देने का प्रयास करते रहे हैं। यहाँ पर कई सवाल उठते हैं अमेरिका को लेकर के भी। अमेरिका में अगर भारत के कोई मंत्री ज्यादा विजिट कर रहे हैं तो उसमें एस जयशंकर भी हैं, क्योंकि वो तो विदेश मंत्री हैं तो वो तो करेंगे ही। लेकिन उनकी विजिट को लेकर के एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था, खास तौर से जब ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति चुनकर आए तो उस वक्त ये सवाल उठ रहा था कि इतने दिनों तक जिस तरह वो अमेरिका में रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए न्योते की तैयारी करते रहे जो उन्हें नहीं मिला, उस वजह से भी ये चर्चा में रहे कि किस तरह से इनकी इस विजिट से देश को क्या फायदा हुआ। एक खास ब्रांडिंग के लिए ये वहां पर कोशिशें करते रहे, तो ये भी इस तरह के भी सवाल लगातार उठे हैं। राजनाथ सिंह जो हैं वो रूस जैसे देशों का बार बार दौरा कर चुके हैं। रूस के साथ सामरिक सहयोग, रक्षा प्रौद्योगिकी और आदान प्रदान, सुरक्षा रणनीतियों पर भी उनकी यात्राएं भारत की रक्षा नीति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। गडकरी जी भी वियतनाम का बार बार दौरा कर चुके हैं और इनके दौरों में भी उन्होंने वियतनाम के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, परिवहन प्रणालियों और तकनीकी नवाचारों का अध्ययन किया है, जिससे भारतीय विकास मॉडल में सुधार की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। सवाल ये है कि किसी नेता की यात्रा के बारे में बार बार चर्चा करके कोई नया प्रोपेगेंडा बिना किसी सबूत के नहीं बनाना चाहिए। अगर राहुल गांधी बीजेपी की नजर में अगर कोई विदेशी यात्रा बार बार कर रहे हैं जो कि उनके हिसाब से सही नहीं है या इशारों में कुछ और वो कहना चाह रहे हैं, तो ये एक हाई टाइम है जब बीजेपी खुलकर ये बात कह सकती है, अंधेरे में तीर मारने की जगह, कि आखिरकार राहुल गांधी वियतनाम बार बार क्यों जा रहे हैं। इस बात को सिर्फ उनके विजिट को जाने को लेकर एक नया शगुफा तैयार करना या उनके इमेज को डैमेज करने की कोशिश करना अब बीजेपी के लिए बहुत इमेच्योर स्टैंड ये नजर आता है, क्योंकि राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस के एक वो नेता नहीं है जिनको लेगेसी में वो जगह मिली है, बल्कि वो अभी ये नेता प्रतिपक्ष हैं। लोकसभा में आप जानते हैं कि तमाम तरह की जिम्मेदारियां अब उनके पास है। उनके बोलने के बाद में बीजेपी के पसीने भी कई बार छूटे हैं, ये भी देखने को मिला है। पहले ही भाषण में देखने को मिला था लोकसभा में जब राहुल गांधी बोले थे। तो तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो अब राहुल गांधी ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिए हैं। और जब वो वियतनाम जैसे मामले को लेकर के बीजेपी जो बोल रही है, इससे ये पता लग रहा है कि इस वक्त बीजेपी के पास राहुल गांधी पर अटैक करने के लिए कोई और बेहतर तरीका नहीं शायद बचा है। इसलिए अगर राहुल गांधी पर बीजेपी को अटैक करना भी है तो कम से कम कुछ अच्छे मजबूत सबूत के साथ में वो ऐसा काम करे, शायद लोग उनकी बात पर यकीन कर लेंगे। लेकिन सिर्फ वियतनाम की बात करके ये इस बात को किसी दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। ये बात तो यहाँ पर तस्वीर साफ हो जाती है। दरअसल ये जो बीजेपी के नेता हैं ये है रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने राहुल गांधी पर ये सवाल उठाया है और ये कहा है कि वो वियतनाम बार बार क्यों जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि मिस्टर प्रसाद यहाँ ये कहते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो 22 दिन वहां पर स्पेंड करके आए हैं, रहकर आए हैं। तमाम तरह के ऐसे सवाल वो उठा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के सवाल बीजेपी में कई नेता अक्सर कई बार एक अंधेरे में तीर मारने की तरह उठाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके कोई खास कंक्लूजन इसमें निकल के नहीं आते हैं। देखना यही है कि राहुल गांधी की विजिट को सस्पिशियस दिखाकर कि भाई राहुल गांधी वहां क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तमाम तरह की ये बातें सवाल उठाकर वो क्या खास मुद्दों पर जाते हैं। क्योंकि निशिकांत दुबे को इसी तरह की कुछ जिम्मेदारी बीजेपी में दी गई है और क्योंकि कई बार उन्होंने इसी तरह से करके अपने नंबर कमाए हैं बीजेपी में, ऐसे ही कुछ अब रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं जो कि बिल्कुल हाशिए पर लगे हुए हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने कमेंट्स हमें जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या किसी नेता का किसी विदेशी दौरे पर जाना उसके किसी पर्सनल कंसर्न से जोड़ा जा सकता है, कि भाई वो उसका कोई पर्सनल कैरेक्टर से जोड़ा जा सकता है। क्या वो राहुल गांधी के कैरेक्टर पर यहाँ सवाल उठा रहे हैं, और अगर ऐसा वो कर भी रहे हैं
तो इसके मतलब क्या है, क्या मायने इसके निकाले जाए? शुक्रिया। दो चीजों के बीच में हमें फर्क क्लैरिटी से रखना है। एक है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती है, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट speculations, these are facts, and this is not our data, this is election commission data, these are election commission numbers. अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्युएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+% strike rate. What is the exact strike rate? 90% strike rate. Okay, these are facts. Now, Election Commission is the final authority. We are asking them. You are not going to be able to explain to us how there are more voters in Maharashtra than the population of Maharashtra. You cannot explain it. So what you need to do is you need to give us now the voter lists so we can explain it. And I'm sure if they give us the voter list, we will have another press conference here where the answers to these questions will be available to you. And so that is why we are asking the Election Commission again and again. Our party has asked, their party has asked, multiple people have asked. Informally we have asked, formally we have asked. Every time the Election Commission says to us, nothing happens. And my concern is the strategy is to delay and destroy. Right? So the answer is Election Commission needs to give us this data. We are the opposition. And they need to give us this data as soon as possible. Next step, frankly, what can it be? The next step is we go to the judicial system. Right? Also, we don't actually understand the main issue here. This is actually a small piece of the puzzle. The big piece of the puzzle is voter deletion. We don't know how many voters have been deleted where. We know how many have been added, but we don't know how many have been deleted. We suspect the number of deleted voters is bigger than the number of added voters. We suspect. What has happened is that this list is a dynamic list. Exactly. And this list is constantly changing and anyone can change it. The nice way to say it is that the Election Commission has lost control of the list. The bad way to say it is the Election Commission has manipulated the list. What is very clear is that the list in Maharashtra has gone wrong. There's no doubt about that. Because, please understand, a list which is bigger than the entire population, a list where the population of Himachal Pradesh is entering into Maharashtra, a list where all the additional voters are going in favor of the BJP. Look at that page. All of them have gone to the BJP. It's not that 50% have gone, 60% have gone. It's the same. 35,000, 40,000. All have gone. So something is wrong. And it is the responsibility of the Election Commission now to come clean on what has happened. Right? The answer is not, we gave you the list.
We as opposition are asking you for the list now. The answer is give us the list now. Don't tell us about what happened in the past. We want to know now. If you have no problem giving the list, you've already given it to us, okay, give it to us today. And give us the Lok Sabha one with names, pictures and addresses. Give us the Vidhan Sabha one with names, pictures and addresses. Because if you don't, there is a serious question now that is being asked about Indian democracy. Which means we are now heading towards the complete destruction of the Constitution. And we are in the business of protecting the Constitution. That is why I have put this here. And that is why I put Ambedkar ji. Ambedkar ji की फोटो मैंने यहाँ इसलिए लगाई है क्योंकि ने ऊपर लिखा है electoral roll is the most fundamental thing in a democracy. इलेक्शन कमीशन उसकी रक्षा नहीं कर रही है. हम मांग रहे हैं ये फंडामेंटल चीज जो अंबेडकर जी ने कहा है ये हमें दीजिए. वो करेंगे नहीं देंगे आपको. दैट इज द इशू हियर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर. और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा.